नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी बिहार की, और बिहार में मैं बात करूंगा पुल की, बांध की, चूहों की, मतदान की और शमशान की, और सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। 4 शब्दों का मैंने इस्तेमाल क्यों किया है। आज बिहार में एक पुल ढह गया। गंडक नदी पर यह पुल बनाया गया था। लागत कितनी थी? 294 करोड़। कितने साल लगे इस पुल को, इस बांध को बनाने में? 8 साल लगे। 29 दिन पहले 16 जून को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया, डिजिटल उद्घाटन किया। मंत्री वहां पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री पटना में मौजूद थे। 29 दिन में ही यह पुल ढह गया, यह पुल बह गया। और मैं पुल, लगातार यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी चर्चा जब होगी तो आप देखिएगा, कहा जाएगा पुल तो ढहा ही नहीं है। यह तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यह पुल नहीं था, यह तो अप्रोच रोड थी, जो गोपालगंज में 70 घाट पुल है। पुल जस का दस खड़ा है, यह तो भैया अप्रोच रोड थी। और मैं इस दावे की कलई भी खोलूंगा सिलसिलेवार तरीके से। अब मैंने चूहों का जिक्र क्यों किया है? पुल ढह गया तो भ्रष्टाचार की बातें जोर पकड़ने लगी हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, और पुल यानी कि बांध और चूहों का क्या संबंध है? इसके अतीत में भी आपको लिए चलूंगा। मैं 2017 की बात करूंगा। सितंबर में एक पुल गिरा था। 828 करोड़ की यह परियोजना थी। उससे पहले जुलाई में भी पुल गिरा। उसकी जिक्र भी मैं करने वाला हूं, क्योंकि उसमें कहा गया, देखिए पुल क्यों गिरा, यह चूहों के चलते हुआ। चूहों ने पुल गिरा दिया, कुतर दिया। सवाल यह होगा, ये 2 पैर वाले चूहे हैं कि 4 पैर वाले चूहे हैं, जिसके चलते बांध गिरते चले आ रहे हैं। एक सिलसिला बन गया है बिहार में। अब भ्रष्टाचार की बात होने लगी है। भ्रष्टाचार की क्यों बात हो रही है? विपक्ष कर रहा है। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यह भी एक राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। पर चुनाव नजदीक है तो संक्रमण काल और संकट काल की भी बात हो रही है। बिहार अभी तक महफूज था। बिहार से कोरोना की गूंज नहीं आ रही थी, लेकिन अब वहां पर आंकड़ा 21,500 पार कर चुका है। और 100 से ज्यादा नेता, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर्स हों, पुलिस के सिपाही हों, तमाम लोग वहां पर तादाद यकायक, वो ग्राफ एकदम बढ़ता दिख रहा है। अब विपक्ष कह रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? चुनाव अभी कराने की क्या जरूरत? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ये पहले मतदान फिर शमशान वाली बात हो जाएगी कि लोग मतदान करेंगे, शमशान जाना पड़ेगा उन्हें, मौत हो जाएगी उनकी। ये बात कही जा रही है, तो पलटवार किया जा रहा है। जेडीयू जिनकी सरकार है, उनके महासचिव कहते हैं, अरे अमेरिका में भी तो चुनाव हो रहे हैं, तो आप चुनाव करवाने को तैयार क्यों नहीं है? घबरा रहे हो क्या? वो जो कमजोर छात्र होता है, वो चाहता है कि मुलतवी हो जाएं इम्तिहान। क्या यही हाल विपक्ष का है? तमाम सवाल पर बात करने वाला हूं, लेकिन पहले बांध पर राजनीति किस तरह से गरमाई है, देखिए। ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। नीतीश कुमार जी जो हैं वो संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। इनके राज्य में ये पहली कोई ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कहलगांव में जब बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे, उससे एक दिन पहले वो ध्वस्त हो गया। इनके शासनकाल में लगभग 15 साल में 55 घोटाले हुए। वो 55 घोटाले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस घोटाले को जिसने सरकार ने खुद बाकायदा माना है, और अब तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष तो झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पूरी तरह दुरुस्त है, ठीक है। 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर जो माइनर ब्रिज बना है 18 मीटर का, 3 माइनर ब्रिज बांध के अंदर, उस माइनर ब्रिज का अप्रोच पानी के दबाव से केवल कटा है। कोई उस माइनर ब्रिज का भी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मेन ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, पानी का बहाव तेज होता है, तो कटती रहती हैं सड़कें। ये प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है।
ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार में सुशासन क्यों बह गया? और क्या बिहार में कोरोना से ज्यादा फिक्र चुनाव की है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा हैं, तजर्बा असीम है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा, आज पूरा पैनल युवा है, मैं खुद भी अपने आप को युवा गिन रहा हूं, बाकी सब तो युवा हैं, मैं खुद को भी युवा मानकर चल रहा हूं। अजय आलोक, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। AK वाजपेयी अहम घटक है मोदी सरकार की एलजेपी और इंपॉर्टेंट प्लेयर है बिहार की पॉलिटिक्स में, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता मेरे साथ हैं। माधव आनंद, RLSP, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, एक और प्लेयर, उनके महासचिव, युवा चेहरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव हैं चर्चा में, किसी परिचय के मोहताज नहीं है पप्पू यादव, बहुत ही दिलचस्प चेहरा हैं बिहार की राजनीति का। और नवल किशोर, RJD के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और अजय आलोक, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, सुशासन का पुल बह गया बिहार में? सही में सुशासन का पुल बह गया बिहार में। आपने तो एडिटोरियल की शुरुआत ही रामायण के अंत से की है, तो रामायण का निष्कर्ष आपने निकाल ही लिया है, तो मान लीजिए सुशासन का पुल बह गया। लेकिन चक्कर है कि एक पुल का अप्रोच रोड बहा तो इतनी हाय हवा मचाई, जैसे लगता है कि अंधे के हाथ में बटेर लग गया हो। नहीं, 14,538 पुल जो हमने बनाए पिछले 15 वर्षों में 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करके, थोड़ा उस पर भी कैमरा घुमा लीजिए, पता चलेगा जरा। तो मतलब पुल नहीं गिरा है ना? ये तस्वीरें झूठी हैं, पुल नहीं गिरा। बोलने क्या लग रहा हूँ? संदेह कर लिया। हाँ, आपकी मंशा आज है कि हम गलत हैं। नहीं, बताइए पुल गिरा कि नहीं? आपने बोला आप हमारी कलई खोलेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी कलई खोलता हूँ। हाँ हाँ, पिछले 5 वर्षों में जरा अपना आर्काइव निकाल के चेक करवाइए कि जितने बाढ़ पीड़ित जगह है, बाढ़ इलाके हैं, वहां पे पानी चढ़ता है रोड पे या नहीं, अप्रोच रोड वहां खराब होती है या नहीं, और उसको हम कितने दिन में दुरुस्त करवा लेते हैं। ये पुल गिरा है कि नहीं, पहले ये बताइए, हाँ या ना? के बाद अगर आप कहिएगा बिहार में बह गया सुशासन, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। ये पुल गिरा है कि नहीं? ये जो तस्वीरें हैं ये झूठी तस्वीरें हैं, पुल नहीं गिरा। सुशासन स्थापित है, संदीप चौधरी के कहने पे सुशासन बहेगा नहीं। इतने उत्तेजित क्यों होने लगे अजय आलोक? अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, 1 घंटे तक उत्तेजित रहना पड़ेगा, सवाल बहुत है मेरे पास। मैं उत्तेजित होता ही नहीं हूँ, आप जानते हैं मुझे। नहीं, आज कुछ उत्तेजित, पहले से ही बड़े आक्रामक मूड में हैं। कुछ छुपाने के लिए है क्या? डर लग रहा है अभी कलई खुल जाएगी कि पहले ही आक्रामक हो जाओ? मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्काइप पे हूँ। हाँ, इसलिए जोर से बोल रहा हूँ। हाँ, अब आइए दूसरी बात करते हैं। 3 लाख क्यूसेक पानी समझते हैं आप? क्योंकि बाहर के एरिया से आप आते नहीं है, इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा। 3 लाख क्यूसेक पानी जब एक साथ छोड़ा जाता है गंडक में, अगर पुल में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं रहती तो ये पुल बह जाता। लेकिन पुल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पुल बनाया जाता है, इसलिए पुल में क्षमता है 6 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी। ये जो हिस्सा टूटा है ये क्या है? ये पुल का हिस्सा है कि नहीं है? इसे पुल, आप इसे पुल मानते हैं कि नहीं मानते हैं अजय आलोक? क्या ये पुल का हिस्सा है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। ये 263 करोड़ आम आदमी के, बिहार की जनता के पैसे जो इसे बनाने में 8 साल में खर्च हुए, वो इस पुल पर हुए थे कि नहीं हुए थे? संदीप जी सुनिए, ये पुल सिर्फ 8 सालों का पुल नहीं है, ये 70 वर्षों के इंतजार के बाद का पुल है। हमने 2012 में निर्णय लिया बनाने का, इतनी विषम परिस्थिति है इस पुल को बनाने की, क्योंकि 6 महीना यहाँ पे पानी गंडक का चढ़ा रहता है। उसके बावजूद 3 वर्षों की जगह या 8 वर्षों में आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नंद किशोर यादव कहते हैं पुल नहीं गिरा, आप कह रहे थे पुल नहीं गिरा। मुझे बताइए ये पुल है कि नहीं, या कह दीजिए पुल नहीं है, फिर मैं कुछ बोलता हूँ ना। अरे भैया पूरी बात तो सुनिए। पुल अपनी जगह से मजबूती से खड़ा है। जो पुल को जोड़ने वाली अप्रोच रोड है वो मिट्टी की बनी रहती है। गलती कहाँ हुई है वो बताता हूँ, वो सुनिए। जब अप्रोच रोड बनता है तो उसकी
किनारे में बोल्डर्स रखे जाते हैं और बोल्डर्स को कंक्रीट किया जाता है, लेकिन गंडक का पानी का लेवल बढ़ा हुआ था, इसलिए बोल्डर भी ठीक से नहीं रखे और बोल्डर की कंक्रीटिंग नहीं हो पाई। इसके कारण नीचे का मिट्टी का हिस्सा रखते चला गया और अप्रोच रोड कट गया, और जिसको हमारे मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि बहुत जल्दी जो ये अप्रोच रोड, मैं आपके शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अजय आलोक, ये अप्रोच रोड में भी ये जो पूरी परियोजना थी 263 करोड़ और 47 लाख रुपए जो खर्च हुए, अप्रोच रोड भी उसी का हिस्सा थी कि नहीं थी? मैं आपके शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। बिल्कुल थी ना। तो मतलब पुल का ये हिस्सा था और ये बहा। आप ये कह रहे हैं अजय आलोक मुझे, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बताइए अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं मानने को सुनने को तैयार हूं, कि बड़ी आलीशान गाड़ी है, 4 व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है, कमाल का ऑडियो सिस्टम है, कमाल के म्यूजिक सिस्टम है, बहुत बढ़िया ब्रेक्स हैं, उसमें टायर नहीं है, और कहेंगे गाड़ी देखिए कितनी बढ़िया हम लेकर आए हैं। इस पुल पर चढ़ेगा कौन? अब चढ़ सकता है कोई? बोलिए, जवाब दूं? हाँ बोलिए ना। ऐसा है कि मैंने पहले ही आपको कहा कि पुल का अप्रोच एरिया एक जगह से बह गया, क्यों बहा वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, इसको रिपेयर करके 48 से 72 घंटों के अंदर यातायात को सामान्य कर लिया जाएगा। साथ के साथ ये भी बता रहा हूँ कि कोई पहला पुल हमने नहीं बनाया, 14 और पहला पुल गिरा भी नहीं है, उसमें भी आऊंगा आगे। एक पुल में अगर डाइवर्सन, अगर एक पुल का अप्रोच रोड पानी के कारण अगर थोड़ा बह गया तो सीधे नहीं, ये थोड़े थोड़े जो बहने की बात है ना अजय, ये थोड़े पुल, थोड़ा बांध बह गया, हिस्सा बह गया। ये जुलाई 2017 में बगहा सुपौल में भी वो बांध बह गए थे। लल्लन सिंह उस टाइम मंत्री थे, कहा अरे चूहों की कारस्तानी है, चूहों की कारस्तानी थी। उसके बाद भागलपुर के कहलगांव में 828 करोड़ की परियोजना थी, बांध बह गया। ये 2 पैर के चूहे हैं, 4 पैर के चूहे हैं? कौन गिरा रहा है ये बांध? मुझे एक बात बताइए, भाखड़ा नंगल डैम का तो नाम आपने सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है। वो डैम से जो पानी निकलती है 180 किलोमीटर का बांध है उसमें। नर्मदा गुजरात में बहती है, उसमें भी 220 किलोमीटर का बांध है। क्या बांध बहते नहीं? बिहार में बांध बंद बह गया तो अच्छा, भाखड़ा नंगल बह गया, ये मुझे पता नहीं था। भाखड़ा नंगल कब बहा? सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप नेपाल के कारण बिहार गिरता है। कोई पहली बार हम बाढ़ नहीं, तो बांध बनाने छोड़ दो ना। हर वर्ष हम बाढ़ देखते आए और पिछले 40 वर्षों से बाढ़ देख रहे हैं। इसमें पुल भी बहते हैं, पुलिया भी बहती है, बांध भी बहते हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये हुआ है। इसको अच्छा, मतलब वो चूहों का कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक आपदा है जिसको आप कह रहे हैं कि सुशासन बह गया, ये नहीं है। अच्छा, चूहों का काम नहीं है। राजीव प्रताप रूडी, मुझे बताइए, आप तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपको असीम तजुर्बा भी है, बिहार से आप वाकिफ हैं। मैं पूछ रहा हूं ये सुशासन बह गया क्या? अजय आलोक कह रहे हैं नहीं, बांध बह सकते हैं, पानी की गति तेज होगी, वेग तेज होगा तो बांध बह सकता है। मतलब इसे सामान्य घटना माने क्या हम? राजीव प्रताप रूडी। अब संदीप जी, आपने मन बना ही लिया है कि बिहार सरकार के फंक्शनिंग पर थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे, तो उतना तो अधिकार मैं आपको दूंगा ही, क्योंकि समाचार वही चलेगा जिसमें थोड़ा सा सनसनीखेज मामला है। और ये मेरे गांव से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर ये पुल है, और गंडक नदी पर जो पुल है, चाहे वो डुमरिया घाट हो, 70 घाट हो, बंगरा घाट हो, रेवा घाट हो, पता नहीं ये कभी नाम सब आपने सुना नहीं होगा, और ये सब गंडक नदी पर पुल है। और मैं जानता हूँ कि इस इलाके में दौरा करने का, ये महाराजगंज से सटे बगल का क्षेत्र है, और लोग 30-30 साल 40-40 साल से इस उम्मीद में थे कि यहाँ पुल बनाए जाए। बिहार सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। यही अगर NH का पुल होता तो उसका स्पेसिफिकेशन और खर्च बहुत होता है। ये ज़रूर आपका बात कहना ठीक है कि टेक्निकली क्या वो उपयुक्त नहीं था। पैसे का अगर टेक्निकल डिज़ाइन अगर ठीक ना हो तो कई बार इस प्रकार की घटना हो जाती है। लेकिन एक बात तो जो आलोक जी कह रहे हैं उस बात को स्वीकारना होगा
कि अप्रोच पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं इन इलाकों को, अगर देखा भी मैंने हो, अच्छी तरह से और देखा है जब, राजीव। पहाड़ों में, चलिए मान लेते मैं बता रहा हूँ, जब पहाड़ों में चाहे वो कोसी का भाग हो या गंडक का भाग हो, जब पहाड़ों में नेपाल में जब बहुत भयंकर बारिश होता है तो जिस तीव्रता के साथ, जिस गति के साथ पानी प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करना कई बार कठिन होता है। ये इंजीनियरों को भी देखना चाहिए। 29 दिन हुए हैं, जुम्मा 29 दिन हुए, इस पुल का उद्घाटन हुए 8 साल लग गए, 29 दिन में बह गया। आपकी बात ही मैं कर नहीं, ये देखिए, बरसात अगर ये उद्घाटन बरसात के पहले ना होता तो शायद इसको स्ट्रेंथनिंग का मौका मिलता और भी काम होता। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बह गया। लेकिन ये बह गया, ये कहना कि यहाँ करप्शन है, यहाँ फलाना, ये नहीं है। ये एक निश्चित रूप से जांच होगा और क्यों बहा ये भी पता लगा लिया जाएगा। लेकिन अगर बिहार सरकार पर, क्योंकि आप जो मर्जी आप टेलीविजन पर कह दे, विपक्ष कह दे, लोगों को बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके व्यक्तित्व पर बिल्कुल पूरा भरोसा है। ये नुकसान जरूर होता है। मैंने पुराने जो उदाहरण दिए राजीव, मैंने एक भी गलत कोई उदाहरण दिया हो तो आप मुझे बताइएगा। अगर मैं सितंबर 2017 की बात करता हूं, भागलपुर के कहलगांव के इलाके की परियोजना की 828 करोड़ की ये परियोजना थी। जुलाई 2017 में बगहा और सुपौल में जो बांध गिरे और कहा गया चूहों ने कर दिया। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, ये 2 पैर के चूहे हैं, 4 पैर के चूहे हैं? देखिए बिहार में जिस बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण, चाहे गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, कोसी हो, घाघरा हो, और जितने नेपाल से आने वाली नदियां हैं, इनका जब कहर होता है तो उसके सामने कोई टिकता नहीं है। और 2 महीना अभी भी जिस इलाके की बात कर रहे हैं जहां ये पुल बह गया या इसका अप्रोच बह गया है, अगर मैं आपसे एक बात पर पूरी तरह से अगर इस पुल के बीच के भाग का कोई खंभा गिर गया होता या पाया गिर गया होता, तब तो मैं आपकी बातों में सूर मिलाता। अप्रोच कई बार बड़ा ही पोरस होते हैं और अप्रोच कई बार नदियां रास्ता बदलती है, इस प्रकार से हो सकता है। इतना हमें कंसेशन देना चाहिए। आप ये बात मानेंगे या कहेंगे मैं फिर कोई हेडलाइन ग्रैबिंग कर रहा हूं, मैं मसाला तड़का डाल रहा हूं अपने शो के लिए? ये शो पीस बन गया है ना राजीव। नहीं, ये पुल, अब ये अप्रोच रोड, आप बताइए, आप तो सारण से आते हैं, वहां के सांसद हैं। गोपालगंज से सारण अब जाने के लिए अब 50 किलोमीटर लंबा रास्ता लेना पड़ेगा ना? नहीं, ये वो रास्ता नहीं है जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो मैं इस रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं। अब दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा ना, ये रास्ता बंद हो गया ना, मैं ये पूछ रहा हूं बिल्कुल सीधा। ये रास्ता, ये इसके अलावा भी 4 और पुल हैं जिससे आप पार कर सकते हैं। तो ये शायद मैं दूसरा, अगर कोई बीच का खंभा गिरा होता, पाया गिरा होता, तो मैं बिल्कुल आपकी बातों में बात मिलाता है। लेकिन ये अप्रोच का है, और अप्रोच पे कई बार नदी का धार और नदी का दायरा बदलने से, नदी का दिशा बनने से, ठीक है पॉलिटिकली लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार है, लेकिन बिहार के लोग इसे स्वीकार नहीं। और उस बांध पर खड़े हर लोगों से अगर बात कहेंगे तो कहेंगे कि हमने देखा है, नदी धार बदलती है, दिशा बदलती है, नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि एक चीज, नुकसान हो गया, पुल टूट गया, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, बड़ा समाचार बनता है, चुनाव के पहले ऐसी घटना का। लेकिन अगर आपने जो दूसरी बातें कही, अगर जिसमें लगता है कि कहीं करप्शन की बात हो रही हो, तो वो अगर आपको लगता है ऐसा है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि लोगों को बिहार में, क्योंकि एक ही पुल नहीं बना। नहीं, आपको नहीं लग रहा। देखिए, आपके सहयोगी हैं राजीव, आपके सहयोगी हैं चिराग पासवान, केंद्र में सहयोगी हैं, उनके पिता मंत्री हैं, उन्हीं के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं इस तरह की घटनाएं जनता की नज़र में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती हैं, भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ इसलिए पुल बहा AK वाजपेयी। नहीं, हमने कहा संशय तो होते ही जनता के दिमाग में। हाँ। अब आप भी संशय कर रहे हो। तो राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं जनता मानेगी नहीं भ्रष्टाचार की बात। आप कह रहे हैं जनता के सवाल उठेंगे। भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन संशय क्वेश्चन मार्क लगता है, लग गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यही कह रहे हैं। हाँ। और देखिए, वो जाने जाते हैं अपने बेबाक स्टेटमेंट के लिए। हाँ। पाक साफ राजनीति कर रहे हैं, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। तो गलत हुआ है, दाल में काला है। प्रथम दृष्टिया ये लगता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जांच होनी चाहिए फौरन, दोषियों को सजा देनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें हैं, इसमें क्या डिफेंड करना है? राजीव प्रताप रूडी, इसमें आप बताइए, आप मेरे सवाल कह रहे थे, ग्रैब हेडलाइन हंटिंग कर रहा हूं मैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं ना जनता सवाल उठा रही है, सामने मैं बात करवा रहा हूं। जनता को अधिकार है उठाने का, आपको भी अधिकार है उठाने का, उसमें कहां दिक्कत है? अरे
देखिए चुनाव है, चुनाव के पहले हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो सहयोगी हो अलग अलग अपना अपना पोजीशनिंग करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स है, इसको मैं वही छोड़ देता हूँ। और अच्छे मित्र हैं हम लोगों के और हमारे पार्टी में है, थोड़ा पॉलिटिकल पोजीशनिंग है और इसको तो आप अच्छा, ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो रही है बिहार में पूरे 30। अब अगर आप नहीं मानेंगे तो ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि इतना अधिकार तो छोड़ दिया जाता है। मतलब गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं चिराग पासवान के आरोपों को, वो भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, मतलब गंभीरता से ले, अरे भाई वो तो चुनाव के लिए पोजीशनिंग कर रहे हैं, बात खत्म। अपने सहयोगी को आप गंभीरता से नहीं लेते। चिराग जी कभी ऐसी हल्की बात नहीं करेंगे। देखिए अब जैसे अगर ये अप्रोच अगर बहा है तो निश्चित रूप से सरकार छानबीन करेगी, जांच बैठाएगी, पूछेगी और जो सही विषय होगा। लेकिन ये कह देना कि इसमें ये दुर्घटना है, ये एक्सीडेंट है, कमी अगर टेक्निकल है, अगर भ्रष्टाचार है, तो अगर कोई भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलते हैं तो निश्चित रूप से नहीं, आप कह रहे थे जनता नहीं मानेगी, ये कह रहे हैं जनता जो सवाल राज्य सरकार उठाने लगी है। पर नवल, मुझे ये बताइए, जो राजीव प्रताप रूडी, अजय आलोक यहां पर कह रहे हैं, भाई मॉनसून में अगर नदी का बहाव तेज है, पानी का स्तर बढ़ गया है, पुल टूट जाते हैं, बह जाते हैं, ये होता रहता है बिहार में। आप अपनी राजनीति चमकाने लगे और पुल तो खड़ा हुआ है ना, अप्रोच रोड टूटी है, वो बही है। क्या राजीव प्रताप रूडी जी को और अजय आलोक जी को या सरकार को ये बात पहले नहीं मालूम थी? पुल बनाने के पहले या अप्रोच रोड बनाने के पहले ये मालूम नहीं थी? जो इंजीनियर और जो टेंडर हुए उसमें यह कंडीशन नहीं दिया गया था? ये क्या पुल बनने के बाद जब टूट जाती है तब ध्यान में आता है? ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और ये सही कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जी और अजय आलोक जी, क्योंकि दोनों डबल इंजन खराब हो चुकी है। दोनों को कैसे मानेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार के एक नहीं 55 पुल बहे हैं, एक दो नहीं 55 केस हुए हैं। सृजन में आप कहते हैं कि जांच होगी, सृजन में जांच हुआ, अभी तक मेले की पकड़ा नहीं गया। जिसको आप पकड़ते हैं उसको एकदम छोटा माना जाता है। जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनपे कोई क्वेश्चन नहीं है। और उसी तरह से आप कोई भी मुद्दे ले लीजिए बिहार में, वो चाहे प्रवासी मजदूर का मुद्दा हो या NFCH में रेप का मामला हो, और मुद्दों पर आता हूं, पर मैं अभी पुल की बात कर रहा हूं नवल, और आप भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, आपको कितनी गंभीरता से लेगा? आरजेडी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, बिहार की जनता आपकी बात को कितनी गंभीरता से लेगी? बिल्कुल गंभीरता से ले रही है। और उसने देखा है उनके पार्टनर भी सवाल उठा रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम पे सवाल उठाया रामविलास पासवान जी ने। इलेक्शन पे जो इनका खर्च है, जो पार्टी 200 करोड़ एक दिन में खर्च कर सकती है, वो कहती है कि प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। जो लोगों को मरते हुए देखना चाहती है और इलेक्शन की बात करना चाहती है, उससे खतरनाक राजनीति क्या हो सकती है? आप देख लीजिए बिहार सरकार का पिछले, आप कहते हैं बाढ़ इस सरकार के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, भाजपा के लिए यह रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। 1000 करोड़ मिला यूपीए 2 में, क्या हुआ उसका? जब भी बाढ़ आता है इतने पैसे मिलते हैं और आप कहते हैं उससे निवारण नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी बाढ़ पर रहते हैं, 1 मिनट। अजय आलोक स्क्रीन पर। अजय आलोक, बाढ़ आपके भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है, बाढ़ के नाम पर कमाई कर रहे हैं, सीधा आरोप लगा रही है आरजेडी। चलिए, आज मनोरंजन का भी इंतजाम कर लिया अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपके दर्शक सुनेंगे कि आरजेडी के लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बलात्कार की बात कर रहे हैं, तो उनका तो मनोरंजन ही होगा ना। बलात्कारियों की फौज अपने पार्टी में रखने वाले राजबल्लभ यादव, वरुण यादव, नाम गिनाना शुरू हुआ तो लिस्ट लग जाएगी। अपने साथ लेके घूमने वाले लोग बलात्कार पे भी ज्ञान दे रहे हैं। सर से पांव पे, बाल से लेके पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में दूसरों के दाग गिनाकर अपने दामन पर लगे छींटे छिप जाते हैं क्या अजय आलोक? मेरे दामन पे कोई छींटे हैं ही नहीं। अच्छा, क्योंकि हम मिट्टी में पांव डालते ही नहीं है, तो छींटे कहां से पड़ जाएंगे? और किसी के फेंकने से छींटे पड़ने लगते तो राजनीति में तो फिर छींटे ही छींटे हो जाते। आज तक एक चीज साबित हो चुका, कुछ नहीं। लेकिन 15 साल में हमने क्या काम किया है वो सामने, मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं, ये पहला पुल नहीं है संदीप जी। 14,598 पुल बना चुके हैं हम लोग। जरा जाके देखिए, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दूसरे स्टेट, मैंने बाकी पुलों का, बगहा का, सुपौल का, बिहार के कहलगांव का जिक्र किया, उस पर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 4000 पुल बना दिए, उसकी ताल ठोक रहे हैं। जो बहे अभी जवाब नहीं मिला। ललन सिंह ने कहा ना, ये तो चूहों ने कर दिया। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 2 पैर के चूहे हैं, 4 पैर वाला चूहा है। अब आपको मैं बता दूं
कि जब बांध बनता है और जब गांव के सामने जब बांध बनेगा ना, तो जरा घूम के आइए आप। गांव आजकल लगता है कम जा रहे हैं, हरियाणा में बांध कम बनता है, थोड़ा बिहार यूपी में गांव में बांध के आइए। जो जितने चूहे होते हैं, हमारे मुसहर भाई होते हैं, वो खेत में ही चूहे निकालते हैं, बांध से चूहे निकालते हैं मारने के लिए। और अगर चूहों ने काट दिया, चूहे बिल बना के अंदर खोखला करते हैं उसको। कोई बात ललन सिंह ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा। वो शराब भी पीते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वो शराब भी पीते हैं ना चूहे। ग्राउंड रियलिटी में चूहों को शराब में भी बहुत रुचि है। जितनी जब्त करते हैं वो 9 लाख लीटर शराब वो चूहे पी गए। चूहों का प्रकोप बहुत ज्यादा है। आप एक काम कीजिए ना, आप चूहों पे एक बिब्लियोग्राफी नहीं, अब मैं कोई भी फैक्चुअली गलत बात कह रहा हूं तो बताइए। सारी ऑन रिकॉर्ड बातें कह रहा हूं। सुनिए तो सही, चूहा बांध में, चूहा शराब में, चूहा थाना में, और एक सब किताब बना के आरजेडी वालों कांग्रेस को दे दीजिए, क्योंकि नहीं गलत कह रहा हूं। 9 लाख लीटर अवैध शराब आपने जब्त की और चूहे पी गए उसे। गलत कह रहा हूं, बताइए ना मुझे। सुना था आदमी ने पिया ना, चूहों के पीने से आपको क्या कष्ट है? आदमियों ने नहीं पिया ना, आदमियों ने नहीं पिया, बेचा नहीं ना, बिकने नहीं ना दिया। इसीलिए तो वो 2 पैर और 4 पैर वाले चूहों की बात कर रहा हूं ना मैं। अब यहां पर माधव आनंद मुझे बताइए, लगातार मुझे बिहार का इतिहास और भूगोल पढ़ाया जा रहा है कि 4000 पुल बने, इक्का दुक्का पुल बह गया, राजनीति हावी क्यों है? 4000 पुल बनाए हैं, इक्का दुक्का पुल ढह गया, आप राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं माधव आनंद? संदीप जी, देखिए कुतर्क का भी एक लिमिटेशन होता है। ये लोग कुतर्क करके भी जो है ना अपने पक्ष को इस रूप में रखना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वास्तविकता ये है कि जब भी पुल बनता है और उस पुल के साथ जो टेंडर स्पेसिफिकेशन जो होते हैं, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है, उसके साथ अप्रोच रोड भी कनेक्ट होता है। यानी 2-4 किलोमीटर पुल के आगे, 2-4 किलोमीटर पीछे पुल का उद्घाटन किया जाता है, खोला जाता है आम आदमी के लिए, तो सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को चेक किया जाता है कि उसके साथ जो सटा हुआ अप्रोच रोड है आगे का और पीछे का, वो भी पूरी टेक्निकली रूप से स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। और जब अप्रोच रोड की बात करेंगे, अप्रोच रोड की बात करते हैं, तो उसके लिए नियम है, कंक्रीट डाला जाता है, उस पर प्रॉपर वर्क किया जाता है। लेकिन आनंद फानन में उद्घाटन किया गया, और ये क्या भ्रष्टाचार नहीं तो ये क्या है? 265 करोड़ रुपया जनता का बह गया, और आप कह रहे, और ये लोग कह रहे हैं कि बाढ़, अरे बाढ़ बिहार में पहली बार आया है क्या? बाढ़ की विभीषिका को तो हम सब लोगों ने देखा है, हर बार बाढ़ आता है। बाढ़ तो घोटाला है बिहार में, बाढ़ तो लोगों की नियति बन चुकी है बिहार में। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी, यही जनता दल यूनाइटेड के लोग बाढ़ पे राजनीति करते थे जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। आज 15 साल में क्या हो गया? क्या बाढ़ की विभीषिका को कम नहीं किया जा सकता है? क्या बाढ़ को आने से नहीं रोका जा सकता है? ठीक है, नेपाल के साथ संधि नहीं की जा सकती है? दोनों पक्षों की अब मैंने बातें रखी, पर ये इतनी राजनीति यकायक गर्मा क्यों गई है? क्योंकि चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो भ्रष्टाचार के भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब पुल कैसे टूट गया, कैसे बह गया, पर चुनाव वक्त पर होंगे क्या बिहार में, इस पर भी राजनीति बहुत गर्मा रही है। अब विपक्ष कहता है कि नहीं, पहले मतदान फिर शमशान वाली बात हो जाएगी, वो पहले मतदान फिर जलपान। चुनाव आयोग भी कहता है ना कि भाई खाना बाद में खा लेना, पहले बटन जरूर दबाओ, आपका हक ही नहीं आपकी जिम्मेदारी भी है। विपक्ष कह रहा है पहले मतदान फिर शमशान, क्योंकि कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है बिहार में। 21,500 पार कर चुका है ये आंकड़ा। 100 से ज्यादा नेताओं को भी संक्रमण हो गया, अजय आलोक भी क्वारंटीन में है। तो ऐसे में चुनाव करवाए जाएं क्या? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगवा दिया जाता? तो पलटकर जेडीयू के लोग, केसी त्यागी कहते हैं कि अरे भाई चुनाव हो रहा है, अमेरिका में भी तो हो रहा है, बिहार में होने दीजिए। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष को भरोसा नहीं है? ये बयान सुनिए, चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ाता हूं। अगर आपको लगता है कि कोरोना कोई जान मान का नुकसान नहीं करता है, तो आप जो है परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोरोना अगर डिजास्टर है, पहली बार फेस कर रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा विलंब किया जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पे लोग जाए ना। अभी जिस प्रकार का जो माहौल है, आप एक तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन करो, और एक तरफ जनता दल यूनाइटेड ने क्या कहा कि एक चरण में चुनाव होना चाहिए। चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, तो मैं समझता हूँ
कि यह गलत है। चुनाव हमेशा, चूँकि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है और प्रजातंत्र के सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, इसलिए चुनाव समय पर ही होना चाहिए जिससे कि हमारा स्टेट पीछे न हो। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि चुनाव तो चूँकि हम लोगों की बिहार सरकार भी तैयार है, चुनाव का जो इलेक्शन अफसर है वह भी तैयार है, तो चुनाव समय पर ही हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि समय पर होगा। नवल, चुनाव से आपकी क्या दिक्कत है? कमजोर छात्र इम्तिहान को मुलतवी करवाना चाहता है, कमजोर छात्र चाहता है कि चुनाव अभी इम्तिहान ना हो, एग्जाम ना हो। कमजोर हैं क्या आप, इसलिए चुनाव नहीं चाह रहे? नहीं, ये देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। ये कौन कह रहा है? जो 2015 के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुआ, पस्त हुआ, वो कह रहा है कि चुनाव से हम डरते हैं। चुनाव में पिछले 30 साल में एक नाम लेकर ही वो लोग चुनाव लड़ते हैं। सारे मुद्दों पे, सुशासन के मुद्दों पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब में वो लिप्त हैं, तो चुनाव से हम नहीं डरते हैं। लेकिन हम गरीब जनता के साथ हैं, हम बिहार के साथ हैं, और अगर बिहार में महामारी का दौर में ये लोग ठीक से काम नहीं किए हैं, प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय किया है, वहां के लोगों के टेस्टिंग नहीं किए हैं, ढंग से उसका मैनेजमेंट नहीं किया है, उसमें सवाल है। आप देखिए कि बिहार में रोज कितना बढ़ता जा रहा है, कोरोना संक्रमण के दौर पे कितने लोग की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ ये संख्या बढ़ती है और ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है। चुनाव आयोग का जो स्थिति है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या आपको? चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं? नहीं, चुनाव आयोग पे बिल्कुल भरोसा है, और संविधान के ऐसे अंग को रिप्रेजेंट करता है जो पूरे प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विश्वास बनाता है। लेकिन चुनाव आयोग अगर ये लगे कि केवल इन्फॉर्मिंग एजेंसी है तो जरूर डाउट होगा हमको, और उससे हम सवाल उठाएंगे। कोई ऐसी संस्थाएं नहीं है जहां पर अगर हमें लगेगा हम प्रजातंत्र और लोकतंत्र और संविधान के प्रहरी के रूप में उस पर सवाल उठाएंगे। इसका मतलब ये नहीं, इसका जवाब विपक्ष एकजुट नहीं है। दरअसल नवल, अगर मैं कहूं विपक्ष तो अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर तैयार नहीं। अभी बैठे हैं माधव आनंद, मैं पूछूंगा, जीतन राम मांझी को कबूल नहीं, तेजस्वी का चेहरा, उपेंद्र कुशवाहा को कबूल नहीं, आपका तो अपना चेहरा अभी पता नहीं। आप ये बताइए कि पक्ष में जो लोग हैं उसमें अभी तो एक घटक दल कह रहा है, एक घटक दल का जो विचार है तो उसमें नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को मालूम है कि उनको बार बार भाजपा ही कहते उनको नेता बनाती है, क्योंकि उनसे भ्रष्टाचार करवाती है, सृजन करवाती है, 55 घोटाले करवा चुकी है, पूरी तरह से बिहार के व्यवस्था को बर्बाद कर चुकी है। वो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। ठीक है, एक मिनट माधव आनंद, विपक्ष एकजुट है भी क्या? इसीलिए चुनाव को टालना चाहते हैं क्या आप? गलत पूछ रहा हूं क्या? उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने को तैयार हैं क्या? संदीप जी, विपक्ष पूरी तरह एकजुट है, विपक्ष की एकजुटता में कहीं भी कमी नहीं है। बात आपने सही उठाया कि कोरोना के संक्रमण में चुनाव कराया जाए। आज देखिए पूरी देश में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बिहार सरकार को 4 महीने से ज्यादा वक्त मिला, लेकिन बिहार में लॉकडाउन करना पड़ा। आप अनुमान लगाइए, इसका सीधा अर्थ है कि बिहार सरकार ने जो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होना चाहिए था, वो तमाम चीजें बिहार में नहीं हुई। अगर पहला कर्तव्य हम लोग राजनीतिक व्यक्ति का बनता है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। ये तो मैं पूछूंगा बीजेपी जेडीयू से, तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार कबूल है आरएलएसपी को? देखिए आरजेडी ने निश्चित रूप से उनका चेहरा आगे किया। आपको कबूल है क्या? नहीं कहा, नहीं, हम लोगों ने ना नहीं कहा, हम लोगों ने यही कहा। हाँ भी नहीं कहा ना आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोग मिल बैठ के कर देंगे, उसमें कोई कर देंगे ना। अभी मतलब चेहरा तैयार नहीं है। तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, हम सब लोग के नेता हैं। आरजेडी ने नाम उनका आगे किया है और आने वाले वक्त में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस कोरोना के संकट के घड़ी में कोरोना पे बात करनी चाहिए, चेहरा तो हो ही जाएगा। ठीक है, वाजिब बात है। राजीव प्रताप रूडी, चुनाव की इतनी जल्दी क्यों? संकट काल है, संक्रमण काल है। विपक्ष कहे कि भाई पहले मतदान फिर शमशान, तो गलत कह रहा है क्या? लोगों की जान खतरे में डालोगे क्या चुनाव के लिए? मुझे मैंने सबकी बात सुनी है और सब अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं। तो एक तो फैक्ट आपने खुद ही कहा है कि एक विद्यार्थी होता है जो पूरे
साल भर पढ़ाई करता है, एक होता है जो इम्तिहान के समय पढ़ाई करता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार में चुनाव 29 नवंबर तक होना है और ये मैं नहीं तय कर सकता हूँ, सरकार वहाँ अनुशंसा करेगी, केंद्र चुनाव आयोग को 29 नवंबर के पहले कहना है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन होगा, क्या होगा नहीं। मेरा एक ही सवाल है कि पहली बार भारत के इतिहास में, और फिर से मैं दोहराऊंगा, आप आगे भी इस बात का उपयोग कर सकते हैं, पहली बार भारत के इतिहास में कोविड के पश्चात एक चुनाव होने वाला है। इसका स्वरूप क्या होगा, चुनाव कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि ये भी आप संदीप जी ये मुझे नहीं बता पाएंगे या कोई भी आरजेडी का व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि कोरोना का अंतिम तिथि कौन है और वो अंतिम तिथि कौन तय करेगा कि उस दिन तक हम चुनाव का इंतजार करें। तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। कब होगी, हो सकता है कि नहीं, मैं तो आपको मैं विषय रख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या हो सकता है। तो वो ठीक है, 6 महीने तो 4 साल भी रह सकता है कोरोना, तो इसका कोई एक सीमा अगर निर्धारित नहीं है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से अगर चुनाव 29 नवंबर के पहले हो जाता है तो अच्छा होगा, लेकिन ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। तो आरजेडी का विषय हो, बाकी सभी मैं एलजेपी का विषय लेकर आऊंगा, तो संविधान, मैं आरजेडी की बात ही नहीं कर रहा, आपके सहयोगी एलजेपी की बात करता हूं। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं कि देखिए, एक मिनट सुनिए ना, मैं एक बात कि कोरोना से बिहार सरकार का बजट प्रभावित हुआ है, सबका बजट प्रभावित हो रहा है, पैसे की जरूरत है, खजाने अभी खाली हैं, टैक्सेस आ नहीं रहा, रेवेन्यू आ नहीं रहा। मुझसे बेहतर आप जानते हैं राजीव, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में आप चुनाव कराएंगे प्रदेश पर और बोझ डालेंगे, अतिरिक्त भार डालेंगे, तो मत कराइए अभी चुनाव। ये चिराग पासवान के शब्द, देखिए मेरे नहीं। ये बात सही, हाँ चिराग नहीं, वो चिराग जी के बारे में मैंने कहा है कि उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा तो ये तय करें कि सिर्फ आप कोरोना का नहीं है। अब तो आप पूल का दिखा रहे थे, बाढ़ की स्थिति, बाढ़ भी साथ साथ हम लोग झेलें, और पिछले चुनाव के पहले भी हम लोगों ने बाढ़ झेला था, लेकिन चुनाव हुआ लोकतांत्रिक तरीका से। चुनाव कराने का ऑथराइजेशन या उसका निर्णय चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग को लगता है कि तिथि परिवर्तित करनी है तो तिथि परिवर्तित करेगा, चुनाव आयोग को लगता है कि चुनाव हम कराने की स्थिति में हो, निष्पक्ष चुनाव कर सकते हैं चुनाव। तो हम हमारे कहने का या विपक्ष के कहने का या तेजस्वी जी के कहने का या चिराग जी के कहने का या रूडी जी के कहने का नहीं, ये तो संवैधानिक संस्था है, वो तय करेगा कि चुनाव। कोरोना पर ध्यान कम, चुनावी तैयारियों पर ज्यादा है क्या? ये सवाल कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। हम तो आप भी सवाल उठा रहे हैं ना ए.के. वाजपेयी। नहीं, सवाल हम दूसरे तरीके से उठा रहे हैं। देखो भाई, खर्च बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा, तो अभी है नहीं, इसमें कहाँ दिक्कत है? भाई ये तो फैक्चुअल कोई डिनाई नहीं कर सकता है इसको। जो हालात चल रहे हैं, केंद्र पे भी बजट फर्क पड़ेगा, राज्य पे भी पड़ेगा, इसमें कौन मना कर सकता है इसको। लेकिन सवाल दूसरा है, देखिए इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाएगा, और उसमें भी हम स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने का कि भाई ये चीज ऐसे हो जाए तो बेटर है, ऐसे हो जाए तो बेटर है। तो हमको आप देखिए, एक बात समझिए, राज्य में हम सरकार का हिस्सा नहीं है, पहले तो एक चीज बड़ा क्लियर समझ लें। केंद्र में हम सरकार का हिस्सा है, हमारे अपने स्वतंत्र विचार है, औरों के अलग स्वतंत्र पूछ नहीं हो रही क्या? बिहार में पूछ नहीं रहे, उस संदर्भ में जेडीयू तो पूछ नहीं रही, बीजेपी भी कन्नी काटने लगी है क्या? उसको इस तरीके से न लाए। एक बात बड़ी तय हो गई है कि चिराग बाबू बेबाक तरीके से पॉलिटिकल हिपोक्रेसी न करके बिल्कुल पाक साफ अपनी बात रख। बाप बेटे की राजनीति में भी दिक्कत आ रही है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रामविलास पासवान रहेंगे, वो एनडीए का हिस्सा रहेंगे, चिराग पासवान आंखें तरे रहे, आज के ये भी हो रहा है ना? ये भी नहीं है। आज के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के चिराग बाबू हैं, उनको सारी पावर है, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन मार्गदर्शन वहीं से होगा, मार्गदर्शन वहीं से होगा। देखिए, हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जो गठबंधन धर्म के खिलाफ जाए या बाउंड्री को क्रॉस करे। जो तथ्य हैं उनको हमको रखने का अधिकार है, और वो हम रखते हैं हमेशा। ठीक है, पप्पू यादव जुड़ गए हैं मेरे साथ, और पप्पू यादव, माफी चाहूंगा, बड़ी दिक्कत आ रही थी, बड़ी मुश्किल से फिर से कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश किया है आपके साथ। बिहार में चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए समय पर? नवंबर तक चुनाव होने हैं। अब तो पूरा ही छोर मौसेरा भाई के बीच में फंसा के रखते हैं। मतलब शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकने वाली। अब जिसने 7 घोटाले किए हो, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर हो, और ना जाने अरबों करोड़ों रुपया बाढ़। अब चुनाव की बात आप करते हैं, एक तरफ जो नीतीश बाबू जो सुशासन है, जिनके पास ना वेंटिलेटर है, ना पॉजिटिव
जांच है, डिप्टी सेक्रेटरी मर जाता है, डॉक्टर मर जाते हैं। आज कई सारे लोग बिना वेंटिलेटर और बेड के मर जाते हैं। ना इन्होंने कोई प्राइवेट नर्सिंग होम लिया, ना इन्होंने कोई होटल आइसोलेशन वार्ड बनाया। नेता जब पॉजिटिव होते हैं तो इनके लिए 2 घंटे में आ जाता है। जब आम लोग की जांच की बात आती है तो लाइन में खड़े होकर दम तोड़ देते हैं। रिपोर्ट आती है 72 घंटे के बाद। तो जो स्थिति है आप इसको समझने का प्रयास करिए। बिहार में पहले इन लोगों ने इतना मजाक बना दिया, 6 मात्र जगह जांच हो रही थी, जांच को इन्होंने रोकवा दिया। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूं कि क्वारंटाइन में इन लोगों ने मारा। क्वारंटाइन के बाद इन्होंने जांच प्रक्रिया बंद कर दी, बाहर से आने वालों की जांच प्रक्रिया बंद कर दी। और लगातार इनको लोगों ने कह दिया कि आप जांच ही मत कराइए, चुनाव बाधित हो जाएगा। और दूसरी बात इनको कह दिया कि जांच कराइएगा तो कुछ होना नहीं है। बिहार में जो मौत की संख्या है, जो बॉडी इम्यून सिस्टम है, वो बहुत मजबूत है, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये अपनी गलती को ढकते रहे। अब ये लॉकडाउन करते हैं और लॉकडाउन बंद करने की बात इन्होंने कर दी। और पूरे बिहार को जिस तरीके से इन्होंने परोसा है, आज ये किस बात पर लॉकडाउन किया इन्होंने? जब तो चुनाव नहीं होने चाहिए अभी? नहीं है। पप्पू यादव, आपकी राय क्या है? चुनाव नहीं होने चाहिए अभी? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? अब एक बात आप हमको बताइए कि पहले तो इन्होंने मई तक बिहार की जनता को रोका, उसके बाद इन्होंने क्वारंटाइन का डर दिखाया, उसके बाद इन्होंने सड़कों पर बिहारी पीटे, लात खाए, बात खाए, मरे, आत्महत्या की, तब भी इन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बात नहीं की, तब भी इन्होंने इनके 6 मिनिस्टर किसी से मिले तक नहीं, श्रमिक ट्रेन में मरते रहे, मिले तक नहीं, आज तक एक कलमा दाल नहीं दिया है। हालात बहुत बदतर हैं। आप लोग तो चुनाव ये नीतीश बाबू को समझने का प्रयास करिए। ये लोग पॉलिटिशियन बेचैन आत्मा होता है, ये लोग विधवा हो जाएंगे बिना सत्ता के, बिना कुर्सी के, पागल हो जाते हैं। आप कैसे सोच लिए कि सुशासन बाबू एक दिन भी राष्ट्रपति शासन के तहत रहेंगे? एक तो वैसे ही बीजेपी इनको आंख दिखाती है, वैसे ही आंख मिचौली का खेल चल रहा है। तो आंख मिचौली का खेल चल रहा है। 1 मिनट, अजय आलोक सीधा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर पप्पू यादव कि देखिए कोरोना को छिपाने की, कम टेस्टिंग की, आप चुनाव चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर, और कोरोना पर पर्दादारी कर रहे हैं, ढक रहे हैं उसकी कड़वी हकीकत को। संदीप, मैं फिर बेहतर कहता हूं कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। कह रहे थे अभी कि 5 से 6 टेस्टिंग सेंटर हैं, वो भी बंद कर दिया। इनको यही नहीं पता है कि 51 टेस्टिंग सेंटर हैं पूरे बिहार में। हमारा लक्ष्य है, आज भी हमने 11,500 टेस्ट किए हैं, हमारा लक्ष्य है 20,000 रोज टेस्ट करने। अब आ जाइए चुनाव पे। तो संदीप, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे टैरोट भविष्यवाणी वाली बात होगी। चुनाव हम करवाना चाहते हैं। अरे हमारी क्या औकात है, हमारी क्या बिसाते कि हम चुनाव करवाएंगे? नीतीश कुमार के हाथ में चुनाव करवाना, या तेजस्वी यादव की औकात है चुनाव करवाना, या संदीप को डिसाइड करेंगे कि चुनाव कब हो? तो चुनाव अभी। आप एक राजनेता, एक प्रवक्ता होने के अलावा अजय, आप एक डॉक्टर भी हैं। मुझे ये बताइए, मैं अभी राजनीति में नहीं जा रहा, जो ये कह रहे हैं ना कि भाई पहले मतदान फिर शमशान, लोगों की जान खतरे में पड़ेगी क्या अगर लोग वोटिंग करने जाएं और कोरोना का काल चल रहा है? मेरी बात तो सुनिए संदीप। हाँ, एक जिम्मेदार सरकार के तहत हमारे दिमाग में चुनाव की बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है चुनाव के लिए। अरे चुनाव होगा कि नहीं होगा ये सितंबर में तय होगा। ये सितंबर में चुनाव आयोग राज्य की स्थिति देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठ के निष्कर्ष करेगा कि चुनाव करवाना है कि नहीं करवाना है। नहीं, आपकी राय भी तो ली जाएगी। आपकी राय क्या है? संकट काल, संक्रमण काल चलता रहे, कोरोना की तादाद बढ़ती रहे, तब भी चुनाव होने चाहिए। मैं आपकी राय पूछ रहा हूं ना, आपसे भी सलाह लेगा ना चुनाव आयोग। भैया बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में एक जिम्मेदार सरकार की तरह हमारा पूरा का पूरा दिमाग लगा हुआ कि हमें कोरोना को कैसे नियंत्रण करना है।
महाराष्ट्र में 3.25 लाख केस हो गए, जिला के जिला लॉकडाउन होते रहते हैं। तो चुनाव आयोग आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे अभी फिलहाल चुनाव मत कराइए। हम लॉकडाउन यहाँ कर रहे हैं, तो कह रहे लॉकडाउन क्यों किया? अरे लॉकडाउन नहीं करेंगे तो संक्रमण रोकेंगे कैसे? संक्रमण तो बढ़ रहा है। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली 21,000 हुए केस, 13,000 ठीक हो गए। लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हम दूसरा गुजरात या दूसरा महाराष्ट्र बने? नहीं। तो मैं यही दोबारा से पूछ रहा हूं अजय, एक मिनट सुनिए, मैं एक अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग जेडीयू से सलाह लेता है कि भाई चुनाव होने चाहिए ऐसे संकट संक्रमण काल में, तो आपकी राय क्या होगी, जवाब क्या होगा? सबसे पहली बात, चुनाव आयोग पिछले महीने जब चुनाव आयोग की बैठक हुई, हमसे भी बुलाया गया था, हमारी राय ली गई थी। चुनाव आयोग ने कहा चुनाव तय समय पे होंगे, हम नई तकनीक का प्रयोग करेंगे। ये हमने, आपका क्या सुझाव है? हमारा एक लाइन का सुझाव था कि अभी चूंकि पूरे देश में कहीं चुनाव नहीं हो रहे हैं, अर्धसैनिक बल फ्री है, कोरोना का समय है, अगर चुनाव करवाना ही है, समय पे ही करवाना है, तो एक चरण में सारे चुनाव हो जाने चाहिए। इसको 5-6 चरण में मत कीजिए। हमने अपनी राय स्पष्ट कर दी। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी, आपकी राय क्या है? मैं ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। राजीव प्रताप रूडी। अगर अजय आलोक और राजीव प्रताप रूडी ये कहे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें एक तर्क दे करके देश के लोगों को समझाएंगे कि आप लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं, आप चुनाव नहीं करवाएंगे अगर कोरोना। अगर हम लोग कहेंगे कि चुनाव करवाएंगे तो आप कहेंगे कि शमशान तक पहुंचाने की व्यवस्था, तो दोनों भी चिट भी आपका और पट भी आपका। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई सरकार, वो समय अवधि समाप्त हो रहा है संदीप जी, चुनाव आयोग तय करेगा। तो हम हाँ करें तो भी उसमें एक समाचार, ना करे तो भी समाचार। तो आज कुछ मजा नहीं आया संदीप, आप एक दिशा पकड़ रहे हैं ना। हम चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपने अच्छा एक मसाला देके चुनाव की। लेकिन हाँ, जो विद्यार्थी पूरा साल पढ़ता है उसको परीक्षा देने में कठिनाई नहीं होती है। तो शायद ये एक विषय आपने जो शुरू में कहा था वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक वाजपेयी, हमारी भी तैयारी पूरी है। आपको याद होगा कोरोना से पहले हम लोगों ने रथ यात्रा निकाली और 42 लाख मेंबर हमने बनाए थे। जैसे ही कोरोना आया मामला रुक गया, और अभी भी हमने सीट बाय सीट 94 सीटों पे अपने प्रतिनिधि भी डिसाइड कर दिए। उसके बाद हमारी 243 सीटों पे पूरी तैयारी है। तो वो बात हमारे पे लागू नहीं होती है। अगर चुनाव होंगे हम अभी से तैयार हैं, लेकिन हमने वास्तु स्थिति रखी है कि भाई ऐसे हालात में, डॉक्टर साहब ने नहीं बताया, ऐसे हालात में चुनाव नहीं होना चाहिए। आप तैयार हैं, लेकिन ऐसे हालात में चुनाव नहीं होने चाहिए। ये एनडीए के अहम घटक की बात है। दो की राय मैंने सुनवा दी। अब नवल और माधव की राय क्या है? एक छोटा सा ब्रेक, अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल दोनों से। बिहार में जो सत्ता पक्ष है, जेडीयू हो, बीजेपी हो, वो कह रही है चुनाव होने चाहिए। एलजेपी का कहना है कि नहीं, हम तैयार तो हैं चुनाव के लिए, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में चुनाव ना हो। पप्पू यादव, आपकी राय क्या है? चुनाव अभी होने चाहिए, तैयार हैं आप, या अभी रुकें? पप्पू यादव तक आवाज नहीं जा रही है। माधव आनंद जी, संदीप जी, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, ये हम लोग का काम नहीं है। आपकी राय तो होगी ना? मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, हम लोग का एक ही है कि कोरोना के संक्रमण को अभी रोका जाए, और जहां तक चुनाव हो तो ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह चुनाव होता आया है। हम लोगों ने भी अपने बातों को रखा चुनाव आयोग के सामने। जब बिहार में मीटिंग हुई तो हम लोगों ने भी कहा कि चुनाव अगर आप करवाते हैं तो जो ट्रेडिशनल तरीका है बिहार में, उसी के तहत चुनाव करवाना चाहिए। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, वर्चुअल की बात हो रही है, वो सब बिहार में वो नहीं होना चाहिए। नवल किशोर, 30 सेकंड। पहले तो रूडी जी के बात का जवाब दे देना चाहिए कि जो सालों भर करता है वो चुनाव में फेल कर जाता है, और जो फेल कर जाता है तो चोरी से सरकार में आ जाता है। नीतीश कुमार उतने बड़े मैंडेट को छोड़कर इसलिए चले जाते हैं कि उनकी चोरी और भ्रष्टाचारी बंद हो जाती है। आप 20 महीने की सरकार में आरजेडी के किसी भी मंत्री पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आज उसके बाद अगर मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का देखा जाए तो कंसर्न मंत्री पे सवाल उठे, मंगल पांडे पे चमकी बुखार। आप चुनाव के लिए तैयार हैं या चुनाव? सारे मामले में ये दिख गया है कि दोनों इंजन जो है वो फेलियर ठीक है। पप्पू यादव, आप चुनाव के लिए तैयार हैं या चुनाव टालने चाहिए? भैया मैं एक बात बता दूं, आज भी एक टीचर डेथ कर गए कोरोना से। अब आलोक को आपने हटा दिया, मैं उनको पूछता ना, वेंटिलेटर, बेड, डिप्टी सेक्रेटरी, मौत पर मौत, आम लोगों की जांच की प्रक्रिया 51 बोल दिए, आइसोलेशन वार्ड कितना है,
उन्होंने टीचर को बुला लिया चुनाव के लिए, और चुनाव आयोग के कार्यालय खुले हुए हैं लॉकडाउन में। वो चुनाव की तैयारी आप इतना जान लीजिए कि बीजेपी नहीं चाहती है चुनाव। आप एक गठबंधन के कंधों पर रख करके बीजेपी, आप चिराग पासवान जी का आपने सुन लिया, और उनका जो तर्क है बिल्कुल क्लियर है। चुनाव हो तो किसी भी परिस्थिति में आम चुनाव के तरह चुनाव हो, वर्चुअल और डिजिटल नहीं, रियल। तो वर्चुअल डिजिटल चुनाव नहीं, जैसे आम अमूमन सामान्य प्रक्रिया है वैसा ही चुनाव होना चाहिए। आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।